सो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग फॉर टैली। अगर आप टैली सीखना चाहते हो या टैली की फील्ड में एंट्री करना चाहते हो या बिजनेस में काम करना चाहते हो टैली के माध्यम से, तो आपको अकाउंटिंग जानना ही पड़ेगा, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर जो है वो बिजनेस में ही काम आता है। तो अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस डिपेंड करता है कॉमर्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी बेसिक कॉमर्स। तो टैली सीखने से पहले आपको बेसिक कॉमर्स जानना पड़ेगा, कॉमर्स का बेसिक जानना पड़ेगा। कॉमर्स में मास्टर नहीं करना है आपको, सिर्फ कॉमर्स का बेसिक जानना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द टर्म ऑफ मनी व्हिच आर इन द पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो अकाउंटिंग जो होता है हमारा डेली बिजनेस में, जो डे टू डे बिजनेस होता है उसमें जो कुछ ट्रांजेक्शन्स मतलब कारोबार होता है, जो परचेज हो गया, सेल हो गया, कोई हमसे क्रेडिट में लिया, कोई हमसे डेबिट में लिया, तो उसी को रिकॉर्डिंग करता है। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग मतलब सरलीकरण करने के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग। जो कि मनी के टर्म में होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मनी में ही कन्वर्ट होना चाहिए, पैसे वाला ट्रांजेक्शन। ओके, एंड फाइनेंशियल कैरेक्टर में भी होना चाहिए। ओके, तो ये है अकाउंटिंग। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल है क्या, अकाउंटिंग चक्र जिसको कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31। ओके, जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल 1 से शुरू होता है और मार्च 31 में एंड होता है। तो अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2021। तो इस साल का जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट हो चुका है वो, और वो एंड होने वाला है 2022 मार्च 31 में। ओके, तो पहले अकाउंटिंग साइकिल में आता है ट्रांजेक्शन्स, जो डेली बिजनेस में हम जो लिख के रखते हैं, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, ये सब उसका आ जाता है ट्रांजेक्शन। उसके बाद आता है जर्नल, उसको हम जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम उससे लेजर निकालते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, जो डेबिट का होता है, दोनों साइड ट्रायल बैलेंसिंग होता है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का मतलब ये होता है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आता है आखिर में बैलेंस शीट, जो अकाउंटिंग की एंड में ही होता है, दो साइड को बैलेंस करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स कितने प्रकार का है, कितने टाइप्स का है? तो जनरली अकाउंट दो टाइप्स का है, एक है पर्सनल और एक है इम्पर्सनल। तो अगर हम पर्सनल को डिवाइड करेंगे, वो ये थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ओके, उसके बाद आ गया इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो रियल अकाउंट एक होता है टैंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल अकाउंट। ओके, ये जितने भी सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको अपनी नोट में नोट करके रखना है। ओके, तो अब आ गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला गया नेचुरल पर्सन अकाउंट, एन अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स व्हिच एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इज नोन एज नेचुरल पर्सन अकाउंट। अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो फ्रोयास अकाउंट हो गया, अशोक अकाउंट हो गया, अनिता अकाउंट हो गया, ये जितने सारे अकाउंट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग ही है, इसलिए इनको नेचुरल पर्सन ही कहा जाता है, जो इंसानी होते हैं। उनके अगर कोई इंसान के नाम पे अकाउंट बनता है तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट कहा जाता है। ओके, उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल अकाउंट, एन अकाउंट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विथ एन आर्टिफिशियल पर्सन्स। एग्जाम्पल अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंक अकाउंट्स। तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वैसे ही वो अकाउंट्स को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। मतलब जो कुछ ह्यूमन से क्रिएट किया जाता है। एक बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अशोक इंडस्ट्री ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है। ओके, तो ये सारे के सारे हो गया आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। उसके बाद आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन और पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। तो जो अकाउंट इनडायरेक्टली एक पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ गया रियल अकाउंट है क्या, एक है टैंजिबल अकाउंट और एक है इंटेंजिबल अकाउंट। टैंजिबल अकाउंट है क्या, सच टाइप ऑफ अकाउंट्स रिलेट्स टू एन एसेट्स व्हिच कैन बी टच्ड, फेल्ट, सीन एंड मेजर्ड। ओके,
तो जो अकाउंट जिस चीज़ को मतलब जिस एसेट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टैंजिबल अकाउंट। मतलब जो रियल में होता है। ओके, मशीनरी हो गया, ये हो गया, फिर जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, और मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हो गया। तो ये आ गया इंटेंजिबल अकाउंट। सच टाइप ऑफ अकाउंट्स रिलेट्स टू एन एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली बट कैन बी मेजर्ड इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो इंटेंजिबल अकाउंट क्या है गाइस? जो एसेट्स को और जो अकाउंट्स को हम छू नहीं सकते फिजिकली हाथ लगा के, लेकिन उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल हो गया। गुडविल का मतलब ये होता है सुनाम। अगर मार्केट में आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आ रहा है और उसका नाम बहुत बन गया है तो लोग उससे ही खरीदेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। पहले जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, जिसमें हम मतलब हमारे कपड़े वगैरह वगैरह को साफ साफ करते हैं। ओके, तो वो जो पाउडर होता है उसको कहा जाता है डिटर्जेंट। लेकिन पहले कंपनी आता था, अभी भी एक कंपनी है, उसका नाम है सर्फ। उसका एक प्रोडक्ट है, वो आता है सर्फ, SURF। तो पहले हमारे घर में जब हमको मार्केट में भेजते थे तो बोला कहते थे कि मार्केट से सर्फ ले आना, ये नहीं बोलते थे कि डिटर्जेंट पाउडर ले आना। तो सर्फ का नाम इतना मतलब मार्केट में फैल गया था, उसका एक गुडविल बन गया था। ओके, वो होता है गुडविल। और एक होता है पैटेंट्स और एक होता है ट्रेडमार्क। ये सारी की सारी हो गया इंटेंजिबल अकाउंट। तो अब आ गया गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे 6 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग में 6 गोल्डन प्रिंसिपल्स है। पहला है पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट्स होता है, अगर वो कोई चीज़ रिसीव करेगा तो डेबिट होगा, अगर कोई चीज़ गिव करेगा तो क्रेडिट ही होगा। जो नेचुरल पर्सन से कोई इंसान है वो मतलब रिसीव कर सकता है, गिव कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। अगर वो ले लेता है तो वो डेबिट होता है कोई भी चीज़, अगर वो देता है तो क्रेडिट ही होता है। उसके बाद आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो कोई भी एसेट्स है वो सिर्फ जा सकता है और आ सकता है। ओके, तो इसलिए व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट ही होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट ही होगा। तो उसके बाद आ गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, जो भी खर्चा होता है, जो भी नुकसान होता है बिजनेस में, वो सारी की सारी डेबिट ही होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और लॉस डेबिट ही होता है। उसके बाद आ गया इनकम एंड गेन्स। जितने भी मुनाफा होता है, जितने भी इनकम होता है, वो सब के सब क्रेडिट ही होता है। ओके, ये हो गया गोल्डन प्रिंसिपल। गाइज ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का, इसको याद रखना। ओके, अब क्या अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या क्या है? तो पहला कंसेप्ट है लीगल सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एवरी बिजनेस हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स बिजनेस एंड ओनर एंड डिस्टिंक्ट। तो लीगल सेपरेट एंटिटी है क्या? बिजनेस में जितने भी बिजनेस किया जाता है तो उसमें हम आखिर में नेट प्रॉफिट ही निकालते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो होता है वो ओनर का ही होता है। तो यहाँ पे लीगल सेपरेट क्या है? बिजनेस के लिए कोई कुछ भी नहीं है। मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। अगर एक मतलब मिठाई का दुकान है, ओके, तो अगर कोई बाहर का बंदा आता है मिठाई खरीदता है तो उसको पैसे ही देना पड़ता है। ओके, अगर ओनर ही आ गया, दुकान का ओनर खरीदने के मतलब लेने के लिए आ गया, तो उससे हम पैसे तो ले नहीं सकते। उसको क्या करके देते हैं? फ्री में देते हैं, क्योंकि वो तो ओनर ही है। लेकिन उसको फ्री में देते हैं, लेकिन उसको हमको मतलब हिसाब करना चाहिए कितने रुपीज़ का मिठाई उसने लिया, क्योंकि ये बिजनेस ही है गाइज। सबके सब अलग है। ओनर भी बिजनेस में मतलब एंट्री नहीं कर सकता है, प्रोप्राइटर भी बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता है। सबका खर्चा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो ये हो गया लीगल सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद आ गया मनी मेजर कंसेप्ट। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। ये रिकॉर्डिंग करता है उन ट्रांजेक्शंस को जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो मनी में कन्वर्ट हो सकता है। उसी को ही, उसी ट्रांजेक्शन को ही अकाउंटिंग में मनी मतलब रिकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, वो तो पैसों से ही खरीदेंगे और पैसों से ही बेच देंगे उसको, मतलब मनी में कन्वर्ट कर देंगे। वो हो गया मनी मेजर कंसेप्ट, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर
कोई मतलब हमारा कोई एम्प्लॉई जो अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर खड़ा कर दिया है, अगर वो हमारी कंपनी से मतलब कंपनी छोड़ के चला गया, रिजाइन दे के चला गया, तो वो भी हमारे लिए एक लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन वो कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है क्योंकि उसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, हो गया। तो उसके बाद आ गया कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। ऑल ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर फॉर कॉस्ट प्राइस वन परचेज प्राइस नॉट ऑन मार्केट प्राइस, वन यू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। अगर हम एक चीज़ को खरीदते हैं, सोच लीजिए आज हम एक साइकिल खरीदे, उसका प्राइस है 5,000। एक साल के बाद अगर हम उसको भेज देंगे, या अगर हम उसका प्राइस निकालेंगे एक साल के बाद, तो उसका प्राइस क्या 5,000 होगा, 5,000 होगा क्या? नहीं, उसका प्राइस डिक्रीज ही हो जाएगा। हो सकता है 3,000 हो सकता है 4,000 हो। इसको कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। व्हेन यू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो जब हम जिसको हम मार्केट प्राइस में खरीदते हैं उसका प्राइस थोड़ा लोअर हो जाता है, मतलब कॉस्ट वैल्यू से। ठीक है। जब हम साइकिल खरीदते थे, मतलब खरीदे, उसका प्राइस क्या था, 5,000 था। लेकिन एक साल के बाद उसका प्राइस क्या होगा, 2 साल के बाद धीरे धीरे उसको कहा जाता है कॉमर्स में डेप्रिसिएशन। एक चीज का जो मूल्य जब घटता है उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ये हो गया कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद आ गया डुअल इफेक्ट कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। इफ देयर इज ए डेबिट देन देयर हैज टू बी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो डुअल इफेक्ट में ये होता है एक साइड में अगर डेबिट हुआ तो दूसरी साइड में क्रेडिट ही होगा, इक्वल अमाउंट में क्रेडिट होगा। नहीं तो जो ट्रायल बैलेंस है ना, दो साइड को बैलेंस करता है। अगर इस साइड में 1,000 डेबिट हुआ तो क्रेडिट साइड में भी 1,000 क्रेडिट ही होगा। ये हो गया बैलेंस। ये होता है अकाउंटिंग में जो डुअल इफेक्ट कंसेप्ट। ओके, तो मिसिंग कंसेप्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी मेथड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होता है उसको, उसमें से कितना रेवेन्यू आया हमें। ओके, एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है गाइस, खर्चा होता है। तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सपेंसेस हमको करना पड़ता है। एडवर्टाइज में, प्रोडक्ट में हो गया, बहुत सारी मतलब सैलरी वजह वगैरह, ये सारी की सारी खर्चा ही है, एक्सपेंसेस ही है। तो तो जितने भी एक्सपेंसेस हमने साल भर में किए हैं उससे कितना रेवेन्यू हुआ हमारा, ये होता है मिसिंग कंसेप्ट हो गया। ओके, उसके बाद आ गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है गाइस, हमारा बिजनेस को, जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो लॉन्ग टाइम के लिए ही स्टार्ट किया होगा सोच के। ये नहीं कि 2-3 साल हो गया तो उसके बाद बंद हो गया। ये 50 साल हो सकता है, 100 साल, जितने भी मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस ही होता है। ओके, वो होता है गोइंग गोइंग कंसेप्ट, कंसर्न कंसेप्ट, जो बिजनेस को गोइंग करता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे आ गया सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स। सो गाइस, पहले हम देखेंगे एसेट क्या क्या है। एनीथिंग व्हिच एनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट ए फ्यूचर फ्रॉम एसेट। तो फ्यूचर में जो भी चीज़ हमको बेनिफिट देता है और हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एसेट्स किया जाता है, कहा जाता है। ओके, उसको क्या कहा जाता है, एसेट किया जाता है, जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई चीज़ जो हमको बेनिफिट देता है। ओके, अगर हम कोई मशीनरी भेज दिए, मतलब सेल कर दिए, उससे थोड़ी हमको पैसा मिल गया, ये तो मनी में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई बिल्डिंग जिसमें हम अपना ऑफिस या फैक्ट्री को चलाते हैं बिल्डिंग में, तो वो तो हमको रेवेन्यू देता ही है, इसलिए इसको एसेट ही कहा जाता है। तो एसेट 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है फिक्स्ड एसेट, एसेट दैट यूज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर कैरिंग ए बिजनेस एंड नॉट मीन फॉर रिजल्ट। जो एसेट्स बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड, जो फिक्स हो के बिजनेस में रहता ही है। ओके, नॉट फॉर सेल। जो एसेट्स को हम सेल की पर्पज पे नहीं रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड एसेट। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब के सब फिक्स्ड एसेट ही है। तो उसके बाद आ गया करंट एसेट, एसेट्स व्हिच आर हेल्ड एसेंशियली फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड मींट फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश।
दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। जो भी कुछ चीज जिसको शॉर्ट पीरियड के लिए रखा जाता है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, हमारा मतलब यहाँ पे हो गया कैश में कन्वर्ट करें, लेकिन फिक्स्ड एसेट का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मनी में हो गया। तो यहाँ पे जो करंट एसेट है, पैसा हो गया या कोई हमारा प्रोडक्ट हो गया, जो 2-3 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हम उसको बेच के पैसे कमाने वाले हैं, उसको क्या कहा जाता है, करंट एसेट। तो और आ गया लिक्विड एसेट, एसेट्स व्हिच आर इमीडिएटली कन्वर्टेबल इन कैश विथ मच लॉस। जो भी एसेट्स इमीडिएटली कन्वर्ट होता है कैश में विच मच लॉस, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, लिक्विड एसेट। उसके बाद आ गया लाइबिलिटीज, इट इज़ द अमाउंट व्हिच ए बिजनेस वेज एंड हैज टू रिटर्न। एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो हम उधार लेते हैं बिजनेस करने के लिए। तो बैंक्स में लोन वगैरह मिलता है बिजनेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस की बात करें तो मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना ही चाहूँगा। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैपिटल तो चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले आते हैं, तो उस जो कि हमको रिटर्न करना पड़ता है। ये नहीं है कि बैंक से हम लोन लाए और उसको रिटर्न नहीं करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, वो हमारा हो गया लाइबिलिटीज। ओके, अब आ गया कैपिटल। कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज एन ओनर्स अमाउंट। ओके, तो जो अमाउंट बिजनेस करने से पहले इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है बिजनेस में। जितने भी अमाउंट एक ओनर इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस में, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल का कहा जाता है। और उसको क्या कहा जाता है, ओनर्स के अमाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो अमाउंट ओनर ही देता है। ओके, उसके बाद आ गया रेवेन्यू, इट मीन्स इनकम ऑफ ए रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स रिलेटेड टू बिजनेस। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है गाइज, जितने भी इनकम हो गया, ओके, बिजनेस की कमाई को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। उसके बाद आ गया एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे 3 टाइप्स का है। पहले हम देखेंगे एक्सपेंसेस क्या क्या है। इट डिनोट द कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड थिंग्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम करने के लिए खर्चा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस ही कहा जाता है। मैं पहले आपको बताया था एडवर्टाइजिंग बिजनेस के लिए हो गया, एडवर्टाइजिंग में खर्चा ही होता है। तो एडवर्टाइजिंग एक लॉस नहीं है गाइज। आप टीवी मोबाइल वगैरह में देखते हो एडवर्टाइजमेंट, वो कंपनी का मतलब कंपनी की जो गुडविल है, कंपनी का नाम को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है, कंपनी की प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ एक्सपेंसेस इज डिफरेंट फ्रॉम लॉस, ये एक लॉस नहीं है गाइज, ये नुकसान नहीं है, ये बिजनेस को रेवेन्यू देने के लिए ही एक्सपेंसेस किया जाता है। तो पहला आ गया कैपिटल एक्सपेंसेस, एन एक्सपेंडिचर व्हिच हैज बीन इनकर्ड फ्रॉम द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस फॉर द बिजनेस। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा, मतलब लॉन्ग बिजनेस को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड चलाने के लिए खर्चा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंसेस ही कहा जाता है। मतलब फिक्स्ड एसेट को परचेज करना है, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म के लिए ही परचेज किया जाता है, सेल करने के लिए नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंसेस। उसके बाद आ गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बेनिफिट एक्सपायर विद इन ए ईयर और टू कीप द एसेट्स इन गुड वर्किंग कंडीशन, उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो कि एक साल में ही, एक साल के लिए खर्चा किया जाता है, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया। रेवेन्यू क्यों कहा जाता है गाइज, ये जो खर्चा होता है इसी से रेवेन्यू क्रिएट होता है हमारा, ठीक है। जो इनकम हो गया, इनकम के लिए जो खर्चा हम करते हैं, जो एक्सपेंसेस हम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसके बाद आ गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच बेनिफिट इट्स टू कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 2 और मोर ईयर। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम 2 साल या 3-4 साल के लिए करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग को एक प्रोडक्ट को हमको कभी कभी 2 साल 3 साल 5 साल के लिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके,
उसके बाद है क्रेडिटर, एनी पर्सन हु गिव्स क्रेडिट इट इज ए क्रेडिटर, इफ प्रोप्राइटर गिव्स मनी टू द बिजनेस सो ही इज ए क्रेडिटर। जो कोई भी पर्सन जिससे हम उधर लेते हैं, देते नहीं है, लेते हैं, जिससे पैसा लेते हैं मतलब क्रेडिट से, उसको क्या, वो हमारे लिए क्रेडिटर ही है। मतलब जिसको पैसा लौटाना होगा वो हमारे लिए क्रेडिटर ही है। अगर बिजनेस को प्रोप्राइटर ने पैसा दिया है तो प्रोप्राइटर भी बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लीगल सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यहाँ पे बिजनेस में सबके सब सेपरेट ही है। ओके, तो अगर प्रोप्राइटर हो गया या ओनर हो गया, उसने बिजनेस में खर्चा किया तो वो भी क्रेडिट, हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, उसको भी बिजनेस से पैसा लौटाना पड़ेगा। उसके बाद आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स आर कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेज ऑन क्रेडिट, जितने मतलब जितने भी क्रेडिट होता है, डिफरेंट टाइप का क्रेडिट होता है, किसी से हम पैसे लिए हैं और किसी से हम परचेज किए हैं, पैसे नहीं दिए हैं, वो तो क्रेडिट हो गया ना। तो उसको क्या कहा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिट हुआ उसको एक ग्रुप में हम कंपेयर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद आ गया डेप्टर, ए पर्सन हु वॉन्ट्स मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड डेप्टर। मतलब जो जो बंदा हमको पैसा देने वाला है, ओके, जो बंदा हमको पैसा, जो पर्सन हमको पैसा देने वाला है, जो हमसे उधार लिया है, वो क्या हो, वो बिजनेस के लिए डेप्टर ही हो गया। जिसने बिजनेस से पैसा लिया है और उसको लौटाना ही पड़ेगा, मतलब रिटर्न करना पड़ेगा, उसको क्या कहा जाता है, डेप्टर ही किया जाता है। ओके, जैसे क्रेडिटर हो गया क्या, जिससे बिजनेस ने पैसा लिया है और बिजनेस उसको पैसा लौटाएगा, वो होता है क्रेडिटर। उसके बाद आ गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, ए पर्सन हु इज नॉट solvent, a person who is in position to pay debt as the become due। मतलब जो बंदा, जो डेप्टर, यहाँ पे हम डेप्टर ही कह सकते हैं, क्योंकि जिसने हमसे पैसा लिया है, अगर जब हम बिजनेस से पैसा देते हैं मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देते हैं, ये नहीं कि जब आपकी मौन हो तो आप रिटर्न करना, ये नहीं है गाइस। एक साल हो गया, एक डेट होता है, उसके अंदर आपको पैसा लौटाना पड़ता है। ओके, अगर वो पर्सन पैसा देने का पोजीशन में है, उसके पास पैसा हो, तो उसको सॉल्वेंट ही कहा जाता है। उसके बाद आ गया इंसॉल्वेंट, ए पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे हिज डेब्ट एज द बिकम ड्यू। जो पर्सन उसी स्पेसिफाइड डेट के अंदर पैसा नहीं दे सकता, उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट ही कहा जाता है। उसके बाद आ गया रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, ए रिजर्व from the profit of the organization is created for bad debt and doubtful debt। bad debt and doubtful debt क्या है, जो हमसे पैसा लिया है, जो जितने मतलब जो पैसा हमने उधार पे दिए हैं, तो उसके ऊपर अगर हमको डाउट हो गया वो रिटर्न करेगा या नहीं, उसके लिए रिजर्व करके रख देते हैं प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के, उसको कहा जाता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। उसके बाद आ गया ड्रॉइंग्स, कैश और गुड्स टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज द ड्रॉइंग्स। तो अगर बिजनेस से कैश हो गया या कोई प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी अगर ओनर ने लिया, प्रोप्राइटर और ओनर ने लिया, और कोई बंदा पर्सन नहीं, प्रोप्राइटर और ओनर ने बिजनेस से अगर कैश हो गया या कोई प्रोडक्ट गुड्स वगैरह हो गया, उसने लिया, तो वो होता है ड्राइंग अकाउंट। ओके, वो ड्राइंग्स के तौर पे ही मतलब उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो गाइज ये तो था हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लेजर क्रिएशन करके दिखाऊंगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा टैली के अंदर। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।